नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, ये हमारी जो क्लास हम जो लाइव ले रहे थे वो लाइव नहीं ले पा रहा हूँ मैं, और आपको मैं वीडियो बना करके क्लास को वीडियो के माध्यम से आपको क्लास में भेज दूँगा हमारे सारे ग्रुपों पर, क्योंकि लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आजकल, इसलिए मैं थोड़ा से वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। तो हमारा हिंदी भाषा का उद्गम और विकास का जो चैप्टर चल रहा है उसकी ये हमारी छठी क्लास है, और छठी क्लास का विषय आज हमारा है दक्षिणी हिंदी। उसके बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही हिंदुस्तानी के बारे में, ठीक है। तो दक्षिणी हिंदी जो है, दक्षिणी शब्द का प्रयोग दक्षिण का निवासी तथा दक्षिण की भाषा, इन दो अर्थों में किया जाता था। ये दक्षिणी का जो अर्थ था वो था दक्षिण का निवासी, दक्षिण में रहने वाला या दक्षिण की भाषा। इन दो शब्दों के अर्थों में हम प्रयोग करते थे पहले दक्षिणी को, लेकिन आगे क्या हुआ कि भारत में मुसलमानों के आने के बाद यह दक्षिण पथ ही दक्षिण कहलाया। जो दक्षिण पथ था, जो दक्षिण था, वही बाद में क्या कहलाया, दक्षिण कहलाया, और इसकी भाषा दक्षिणी कहलाई। यानी कि जो भारत के मुसलमान आए तो दक्षिण पथ पे जो रहे, उन्होंने की जो भाषा थी मुसलमानों की, वो दक्षिणी भाषा कहलाई। दक्षिणी का प्रयोग जो क्षेत्र है मोस्टली वो है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदपुर, बरार, मुंबई तथा मध्य प्रदेश तक होता रहा। यानी कि दक्षिण का जो क्षेत्र है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदपुर, इन क्षेत्रों में इसका प्रयोग बहुत आयत में मिलता रहा। इसके साथ साथ दक्षिण कोई स्वतंत्र भाषा न होकर के मूलतः 14वीं-15वीं शताब्दी सदी की खड़ी बोली हिंदी ही है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, ये भी खड़ी बोली का ही हिस्सा है, ठीक है। दक्षिण हिस्से भी क्या है, ये भी खड़ी बोली का हिस्सा है, जो कि मोस्टली 14वीं और 15वीं शताब्दी में जब मुस्लिम शासक मोस्टली आए थे उस समय दक्षिण क्षेत्र में जो भाषा रही उनकी, वो उसको दक्षिणी कहा गया। भारत आने पर सभी मुसलमानों में माध्यम भाषा खड़ी बोली को ही स्वीकार किया गया था। ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों कि उस टाइम पर माध्यम भाषा जो थी हमारे यहाँ पर भारत में, जब मुस्लिम लोग आए थे तब हिंदी भाषा ही माध्यम भाषा थी। वो दक्षिण लोगों से अगर बात करना चाहते थे तो वो हिंदी में बात करते थे। जैसे आज हम अगर दक्षिण के लोगों से बात करना चाहेंगे तो हमारी माध्यम भाषा कौन सी है, अंग्रेजी भाषा है। तब हमारी खड़ी बोली भाषा ही माध्यम भाषा थी, ठीक है। और आज अंग्रेजी जो पूरे विश्व की माध्यम भाषा बनी हुई है, और हमारे देश में तो है ही है 100%, ये सब आप लोग जानते ही हैं। आगे चलते दोस्तों, गारसा द तासी दक्षिणी को हिंदी का ही एक अन्य नाम स्वीकारते हैं, और उनके अनुसार दक्षिण में हिंदू मुसलमानों को मिश्रित भाषा दक्षिणी है और दक्षिण मुसलमान प्रयोग करते थे। देखो दोस्तों, मैंने जैसे आपको कहा कि दक्षिण क्षेत्र में जो मुस्लिम जाके बसे, उनकी जो भाषा बनी, जो मिक्स हो गई, ना तो वो हिंदी रही ना दक्षिणी भाषा रही, जो भी दक्षिण भाषा थी, तो उस भाषा को दक्षिणी कहने लगे, क्योंकि उन्होंने हिंदी यानी खड़ी बोली को बोलने की प्रयास किया, लेकिन सही शब्द सही बात नहीं बोल पाया, वो थोड़ा सा रूप बिगड़ गया, उसको दक्षिणी कहा। और यह कहना है गारसदा तासी का। गारसदा तासी आपको पता है दोस्तों, हमारे पहले इतिहास ग्रंथ लेखक हैं, ठीक है। अब और आगे इसके बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस प्रकार हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, इनके अनुसार हिंदुस्तानी तो नहीं परंतु उसकी सहोदर भाषा मानते हैं। इसे हिंदुस्तानी भाषा नहीं मानते, लेकिन उसकी सहोदर यानी कि साथ की भाषा अवश्य मानते हैं दक्षिणी को। इनका कहना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये अभी नोट करिएगा, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये पुरुष ले लेता हूँ, ओके, पुरुष दोबारा से लेते हैं, ओके, ठीक है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सुनीता कुमार चटर्जी का जो बयान है ये इम्पोर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा, है ना, इम्पोर्टेंट है, ओके। चलो, अब रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं, खड़ी बोली का विशिष्ट रूप मानते हैं। रामविलास शर्मा जी क्या मानते हैं, दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का विशिष्ट यानी कि विशेष रूप ही मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ में मलिक मोहम्मद जो हैं वो कहते हैं वो प्राचीन खड़ी बोली ही मानते हैं दक्षिणी को। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन सबसे थोड़ा जो अलग है वो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का है। और जो एक महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं जो बता रहा था पहले आपको, गारसा तासी का जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये ना मैं आपको बता देता हूँ, गारसा तासी का ये इम्पोर्टेंट भी है, ये मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। गारसा तासी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, क्या प्रभाव मिलता है इसमें, खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, मेवाती, पंजाबी तथा अवधी के रूप भी पाए जाते हैं। यानी कि मिक्सर है दोस्तों, मिश्रित भाषा कह सकते हैं, पंचवेल मिक्स, जो भाषा मिक्स कर सकते हैं ना वही। क्योंकि बेसिकली क्या हुआ कि वो लोग हिंदी बोलना जानते तो थे नहीं, लेकिन शब्दों को यूज़ करना पड़ता था, उन्हें खड़ी बोली की गई, तो वो जो मिक्स भाषा बनी वो दक्षिणी हिंदी बनी, ठीक है, दक्षिण में जाकर के।
तो इसमें अगर हम शब्दों के भंडार को देखते हैं तो क्या देखते हैं, इसमें ब्रज भाषा भी है, खड़ी बोली भी है, हरियाणवी के भी शब्द हैं, मेवाती के भी हैं, पंजाबी के भी हैं, अवधी के भी, यानी कि पूरी हमारे जो पूर्वी हिंदी और अर्धमागधी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, ये सारी भाषाओं के सारे शब्द इसमें देखने को मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं दक्षिणी भाषा में गद्य व पद्य दोनों में साहित्य पर्याप्त मात्रा में रचित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ कि दक्षिणी भाषा इतनी महत्वपूर्ण ना होते हुए भी इस भाषा में साहित्य जो है पर्याप्त मात्रा में रचित है, मिलता है। ठीक है। और 15वीं से 18वीं में दक्षिणी को बहमनी वंश राजाओं के आश्रय कवियों का साहित्य लेखन इस भाषा में मिलता है। तो किसके किसके यानी कि सानिध्य में, यानी कि किसके सानिध्य में, किसके आश्रय में कवियों ने लिखा, वो है बहमनी वंश के जो शासक रहे, बहमनी वंश के जो शासक रहे, मुस्लिम शासक, उनके आश्रयदाताओं कवियों ने इसमें साहित्य लेखन खूब किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखने को भाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी और कहीं परिमार्जित भाषा नहीं है, कहने को दोस्तों ये परिमार्जित भाषा नहीं है, कोई मानक रूप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें साहित्य रचना काफ़ी हद तक देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। इसके साथ साथ दक्षिणी का प्रारंभिक साहित्यकार जो है ख्वाजा बंदानवाज, दोस्तों यह है बंदानवाज गेसुदराज, ये पहले दक्षिणी के प्रारंभिक साहित्यकारों में से माने जाते हैं और मिराजुल आस्किय इनकी रचना का नाम है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणी के प्रारंभिक साहित्यकार का नाम पूछा जाएगा तो वो कौन है, ख्वाजा बंदा नवाज। ठीक है। और अगर ये पूछा जाता है कि भाई इसकी रचना कौन सी है तो है मिराजुल आस्की है। ये दो रचना है इनके द्वारा लिखी, ये रचना है और ये इसके साहित्यकार हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर डीपली प्रश्न पूछा जाता है तो आप वहाँ से कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे चलते हैं। दक्षिणी जो है दक्षिण की भाषा होने के कारण दक्षिणी कहलाई है, तो आप समझ ही रहे, नाम से ही पता चल रहा है और मैं आपको बता भी रहा हूँ। इसकी लिपि उर्दू के समान फारसी लिपि, और अगर बात करते हैं लिपि की, यहाँ थोड़े सा देखो फर्क है कि ये भाषा बोलने में खड़ी बोली यानी हिंदी का ही रूप है, बट इसकी जो लिपि है वो कैसी है, वो फारसी लिपि है। मैंने अंडरलाइन किया हुआ पहले से ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। इसे गुजरी भी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्या, फारसी को, इस लिपि को गुजरी भी कहते हैं। गुजरी के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, और गुजरी का मतलब क्या है, गुजरात में प्रयोग होने वाला रूप जो है वो गुजरी कहलाता है। ठीक है, वह रूप जो गुजरात में प्रयोग किया जाता हो वह गुजरी कहलाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इन बातों को। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये तो रही दक्षिण। अब इसकी विशेषताओं पर चलते हैं दोस्तों। इसकी विशेषता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी विशेषताएं, ओहो ये माफ़ करना दोस्तों, विशेषताएं वाला जो है चैप्टर मिस हो गया है, मैं इसे छोड़ देता हूँ क्योंकि खास बात नहीं है विशेषता वाली, है ना। अब हम बात करते हैं अगली जो इम्पोर्टेंट है विशेषता। वैसे दोस्तों जो मैं बताई वो विशेषता के अंतर्गत ही आती हैं। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तानी की। ठीक है, हिंदुस्तानी भाषा आपने सुना होगा, ठीक है, उसके बारे में बात करते, चर्चा करते हैं। दो ही टॉपिक आज मैं लूँगा, ठीक है, दक्षिणी और हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी की बात करते हैं। हिंदुस्तानी जो है, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग एक शैली के लिए होता रहा था। अब तक क्या होता था, हिंदुस्तानी शब्द एक शैली यानी कि भाषा शैली या रचनात्मक शैली, है ना, साहित्य शैली के रूप में होता रहा हिंदुस्तानी को। 17वीं शताब्दी में इस रूप में हिंदुस्तानी का पहला प्रयोग स्वामी प्राणनाथ में मिलता है। स्वामी प्राणनाथ में जो है सबसे पहले हिंदुस्तानी का प्रयोग मिलता है, जहाँ पर ये बात कही जाती है कि हिंदुस्तानी भाषा है। ठीक है, यूरोपीय यात्री, ईसाई पादरी, अंग्रेज कालीन सरकारी कर्मचारी हिंदी से अधिक हिंदुस्तानी शैली का प्रयोग करते थे। ठीक है, और वो 18 ईस्वी तक यही स्वीकार्य रही। हिंदुस्तानी जो थी वो मैं क्या था दोस्तों, इस हिंदुस्तानी में थोड़ा सा फारसी के शब्द थे, उर्दू यानी कि रूप कह सकते हैं, उर्दू का रूप था। और जो भी विदेशी हमारे यहाँ आए, यूरोपीय जितने भी लोग आए थे, वो हिंदी यानी कि खड़ी बोली हिंदी को ना मान करके हिंदुस्तानी कहना उचित समझते थे और उसी का प्रयोग करते थे। तो कुछ थोड़ा सा फर्क था शब्दों में, मैं आपको बताऊँगा। इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य जो थे जॉन गिलक्रास्ट ने भी इसे ग्रामीण हिंदी तथा उर्दू दो रूपों में ग्रहण किया। दो रूपों में ग्रहण किया इस हिंदुस्तानी का। इसके एक रूप रखा उन्होंने ग्रामीण हिंदी और दूसरा रखा उर्दू। जैसे मैंने अभी आपको कहा था, हिंट दिया कि उर्दू के यानी कि अरबी फारसी के शब्द थे। ठीक है, तुर्की अरबी फारसी के शब्द होते हैं उर्दू में। ठीक है, तो वो इसमें मिक्स रहा, इसीलिए इसे हिंदुस्तानी का यानी कि उर्दू और हिंदी का जो मिक्सर रूप था हिंदुस्तानी नाम रहा पहले से। उस भाषा का नाम हिंदुस्तानी रहा। बाद में ये बट के दो हिस्सों में हो गई, एक उर्दू में हो गई और एक हिंदुस्तानी यानी कि हमारी खड़ी बोली हिंदी में हो गई। ठीक है,
अब इसके साथ कॉलेज में हिंदुस्तानी के नाम पर उर्दू पढ़ाई जाती, लेकिन तब जो फोर्ट विलियम कॉलेज था दोस्तों, उस फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के नाम पर उर्दू पढ़ाई जा रही थी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि कॉलेज में जो हिंदुस्तानी पढ़ाई जा रही थी वो हिंदुस्तानी के नाम पे उर्दू पढ़ाई जा रही थी। और यहाँ पर बहुत ही एक आपको पता होगा एक तरह से आंदोलन था, डॉक्टर राजा सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह और ये सब आपको पता होगी, इस पर कहानी नहीं बताऊंगा। उनकी वजह से ये पहले उर्दू को ही यहाँ पर प्रायोरिटी दी जा रही थी भारत में, लेकिन बाद में खड़ी बोली को दी गई। तो ये बात अलग है, वो आप सब लोगों को पता होगी, जब कभी अलग क्लास आएगी मैं आपको बताऊँगा। अब बात करते हैं आगे। 19वीं शताब्दी में यूरोपियन विद्वानों द्वारा लिखी सभी हिंदुस्तानी कोश उर्दू के ही कोश है, ठीक है। जैसे पुर्तगाली है एक, है ना, उसमें हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानी के नाम से है, ठीक है। और हिंदुस्तानी आपको पता होगा दोस्तों, हिंद नदी के नाम से हिंदुस्तानी पढ़ा है, ये मैं आपको पहले किसी क्लास में बता चुका हूँ, इसकी हिस्ट्री के हिंदुस्तानी नाम की पढ़ा, तो वो आपको पता ही होगा कि उसका नाम पड़ा हिंद नदी के कारण हिंदुस्तानी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, कुछ और है तो इम्पोर्टेंट, नहीं तो हाँ ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि अब अगला जो चैप्टर होगा अलग होगा, भाषा की स्वभावगत विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा, और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्लासेस और हैं जिसमें कि आपका ये हमारा चैप्टर जो पूरा है हो जाएगा। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में जितना भी आता है मोस्टली वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, कुछ जो नए हैं वो लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं, उसके लिए मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर है, या ठीक है, या कोई भी अन्य जानकारी हिंदी साइट से चाहिए तो, या पेड ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।